हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप वेट कर रहे थे कोस्ट गार्ड, नाविक, जेडीडीवी, यांत्रिक के तीनों के सेक्शन 1 के लिए साइंस के क्लास का। तो साइंस का अगला क्लास 8 आपके सामने है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। क्लास 7 तक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और क्लास 8 के कुछ ही घंटों बाद आपको इसकी भी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अच्छा, रुको एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, आपको वर्दी लेनी है ना, मैं भूल गया था। आपको वर्दी लेनी है, आपको वर्दी मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपको देखो, जीडी के अंदर देखो लगभग 200 प्लस सीट्स हैं, डीबी के अंदर 35 सीट्स, ठीक है। आपको इसी में से चूज करना है। यांत्रिक में तो पता ही लगभग 13, 12, 5 ऐसे करके सीट है, तो इसी के अंदर में आपको वर्दी लेनी है। तो इतनी कम सीट्स, अराउंड 300 से भी कम सीट्स हैं टोटल मिला के। अगर पूरे पोस्ट में देख लिया जाए तो ऑल ओवर इंडिया मोर देन 3 लाख बच्चे ने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। 5 लाख 6 लाख बच्चे अप्लाई कर ही देते। अब इनको फेस करना है, आपको वर्दी लेनी है। तो गाइस सुनो, सेक्शन 1 के अंदर 55 प्लस स्कोर करने का टारगेट रखो। कैसे करोगे सर? मैं करवा रहा हूँ, रुको मैं करवाता हूँ आपको। देखो, एक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कराया, सारे क्वेश्चंस मेरे हैं और मैं गारंटीड दे रहा हूँ। इसमें से अगर तैयारी करके जाते हो तो 55 प्लस आउट ऑफ 60 मार्क्स आएंगे। बोलोगे गारंटी कैसे ले रहे हो? मैं गारंटी ले रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उनके लिए गारंटी नहीं है। जो सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा के जाएगा उसके 40 मार्क्स आएंगे, ठीक है, अगर कहीं से कुछ नहीं पढ़ेगा तो। देखो, पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे पढ़ोगे तब 55 प्लस स्कोर कर पाओगे सेक्शन 1 के अंदर, मैं बताता हूँ आपको। चाहे आप डीबी का दे रहे हो, चाहे जीडी का और यांत्रिक। और जीडी और यांत्रिक वाले तो खास करके सुनो, डीबी वाले को तो सेक्शन 1 है, उनको तो ये टेस्ट सीरीज लेना ही लेना है कैसे भी, अदरवाइज समझ लो मार्क्स बहुत कम आएंगे गाइस। इतने हाई कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है। और जीडी और यांत्रिक वाले बच्चों समझो यहाँ पे आप कैसे करोगे स्कोर ज़्यादा। आप सेक्शन 1 के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर कर दो, क्योंकि सेक्शन 2, 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 के अंदर डिफिकल्ट होता है, इसलिए सेक्शन 1 के अंदर 55 प्लस स्कोर कर दो। मैं करवा रहा हूँ ना, ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ ना कि टेस्ट सीरीज को लो, इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है। सेक्शन 1 के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैथ के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, उसके बाद जीके के 5 और साइंस के 10, ऐसे ऐसे करके मैंने भी जैसे एग्जाम में देता है, मैंने भी टेस्ट सीरीज उसी तरीके से बनाया ये वाला, ठीक है। 600 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट सीरीज है। 10 टेस्ट सीरीज को 10 बार, 3 बार कम से कम हर को बनाना, ठीक है। तो 3 बार आप बना सकते हो इसको, सारे को आप ऑनलाइन करोगे। जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है, टेस्ट को भी मैंने ऑनलाइन कर दिया है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, कैसे बाई करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है लिंक ओपन के बाद, तो एक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी है, हाउ टू मतलब बाई करने का, बाई करके एक होगा, उस वीडियो को देख लो। मैंने मोबाइल में कैसे बाई करना है बता दिया। आप समझो 55 प्लस स्कोर कैसे करोगे। इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद जिस टॉपिक में आपकी क्वेश्चंस गलती होंगी ना, लाइक मैथ पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस का गलती हो गया तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर का रिवीजन कर लो, मैंने पढ़ा दिया। अगर टाइम एंड वर्क गलती हो गया तो टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, ठीक है। जो भी टॉपिक खराब हो रहा है वो पढ़ लो। और ये चीज की गारंटी है, देखो 1000%, 10,000% की गारंटी कि जो चीजें मैंने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में दी है वो एज इट इज सेम पैटर्न पे एग्जाम में आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एग्जाम के अनुसार पैटर्न रखा है, ठीक है। मैं अपने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अनुसार आएगा एग्जाम में, नहीं, मैं एग्जाम के अनुसार इस पैटर्न को मैंने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया। और सबसे खास बात ना कि मैंने जो हर टेस्ट के बाद एक वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो में एक से लेके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये सबसे बेटर है और इसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 149। और ये पता है 149 में ना जस्ट बहुत सारे लोगों की, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो हर मंथ मतलब हर वीक इतना बर्बाद करते होंगे। तो क्या आप अपने जिस्म पे वर्दी पहनने के लिए इतना रुपये नहीं खर्च कर सकते? आप अपने जिस्म पे वर्दी पहनोगे, अपने लिए 149 नहीं खर्च कर सकते? अब ये 149 खर्च करना है कि नहीं वो छोड़ो, वर्दी पहनना है कि नहीं, अगर पहनना है तो स्टेशनरीज को लगाओ दबा के, 50 प्लस स्कोर आएंगे, 55 प्लस स्कोर आएंगे, अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से तैयारी करोगे तो, ठीक है। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी बातें होगी, अभी यहाँ पे साइंस पे आ जाओ, जल्दी से हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो साइंस में क्या कह रहे हैं ना कि गर्मी जो है हस्तांतरण, हीट का ट्रांसफर सबसे तेज किसमें से होता है? सबसे तेज किससे होगा हीट का ट्रांसफर, ये चीज बताओ। तो सबसे तेज जो होता है ना वो रेडिएशन से होता है। और ये पता है क्यों? क्योंकि रेडिएशन के लिए मतलब कोई रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगर वो वैक्यूम में है तो भी रेडिएशन वहां पे काम कर रहा है। बाकी ये जो है ना कन्वेक्शन, जो कि चालन, संवहन और आत्पन, ये जो चीजें है ना, तो इन सभी चीजों को मीडियम की जरूरत होती है, बट विकिरण को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा फास्ट होती है हीट की ट्रांसफर। आगे देखो, धातु की छड़ के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे किस अनुपातिक के कारण होता है? देखो ये चीज क्या है ना कि जो धातु की छड़ होती है, वो धातु की छड़ के माध्यम से जो वो हीट जो होती है ना,
वो क्या करती है, एक तरीके से संचालित होती है, कंडक्ट होती है, वो किसका कारण होता है, तो मतलब ये पूछ रहा है उसका रीजन क्या होता है, तो सारे के सारे होती है। वो गर्मी का जो है ना प्रभाव भी होता है, वो टोटल उस पर क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है और उसका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो ये सभी चीजें होती है। ठीक है, ये हीट चैप्टर से मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा लिए आज, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हीट से उठा लिए मैंने। आगे ये देखो, उच्च तापमान के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का यूज करते हैं, वो पायरोमीटर का करते हैं। सबसे उच्च तापमान को मेजर करते हैं हम लोग पायरोमीटर से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। आगे देखो, एक आदर्श सुचालक का उष्मीय प्रतिरोध कितना होगा, जो भी आइडियल होगा ना, मतलब कंडक्टर, उसमें प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता ही नहीं है भाई, उसके लिए प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध नहीं है तभी तो वो आदर्श है ना, तो उसके अंदर प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। 5 नंबर है, क्यों एक झील सर्दियों में भी अंदर स्थित मतलब स्थिर नहीं होता, स्थिर मत नहीं होता मतलब जमा नहीं होता। ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ लो, जमता नहीं है। ठीक है, सर्दी में भी क्या होता है ना, ऊपर में बर्फ जम जाता है, नीचे में नहीं जमता है, सर्दी होने के बावजूद भी समुद्र के अंदर, ऐसा झील के अंदर, ऐसा क्यों, यही पूछ रहे आपसे। ठीक है, भले ही सतह जमे हुए हो लेकिन अंदर स्थिर नहीं होता है, वो क्या होता है, ऐसे 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 चलते रहता है अपना, पानी उसके अंदर रहता है। उसका रीजन ये है ना कि देखो, ये एक तरीके से समझ लो बर्फ की चालकता कम होती है। ठीक है, जो आइस की जो है ना, वो क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो ऊपर से अगर बर्फ जम गया, ठीक है, बर्फ ऊपर जम गया और नीचे की जो पानी है ना, वो मतलब जमा नहीं होती है, वो क्या होती है, चलते रहती है। उसका रीज़न क्या है, देखो ये जमता नहीं है, सिंपली समझ लो इसलिए ना, क्योंकि ऊपर जो है बर्फ एक बार जम गया तो मतलब बाहर का ठंडा जो है ना अंदर इंटर नहीं कर पाता, और अंदर की जो उष्मा होती है ना वो बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, तो बर्फ में चालकता कम होता है। ठीक है, उसमें से तापमान अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं होता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक खाना पकाने का बर्तन काला है, ऐसा मतलब क्यों, काला क्यों रखा जाता है, तो पता ना कि काले में ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और काला जो है ना उष्मा को ज़्यादा क्या करता है, अवशोषित करता है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो, अब ये काला रंग क्या करता है, जस्ट मैंने बता दिया कि वो आपको गर्मी को या फिर ज़्यादा अवशोषित करता है, तो ये चीज़ मैंने तो बहुत ज़्यादा मतलब बार बता दिया आपको, कपड़े के ऊपर ही बताया था कि गर्मियों में हम लोग सफ़ेद क्यों पहनते हैं, तो मैंने बताया भी था ना कि काला रंग क्या करता है, हीट को, उष्मा को ज़्यादा अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है, तो हमको गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन को काला इसलिए रखते हैं कि जल्दी क्या होगा, वो हीट हो जाएगा और देर तक अपने अंदर को हीट को रख मतलब स्टोर करके रखेगा। आगे देखो, विशिष्ट उष्मा किसको कहते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट होती है, जैसे उसका डिफिनेशन है आपको पता हो तो ठीक है, एक पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जस्ट ये क्या है, इसका डेफिनेशन है और कुछ है नहीं। वैक्यूम में गर्म पानी से भरा एक धातु कंटेनर में गर्मी कैसे खोएगा, देखो मान लो ये वैक्यूम है जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, एयर नहीं है, इसके अंदर एक कंटेनर के अंदर गर्म पानी रख देते हैं, तो ये किस विधि से अपनी गर्मी को खोएगा, तो चालन के द्वारा। सर देखो, चालन के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो वैक्यूम है, तो फिर इसकी गर्मी उष्मा बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि उष्मा को बाहर, देखो चालन विधि द्वारा एक मीडियम चाहिए, संवहन द्वारा भी एक मीडियम चाहिए, और हमेशा गर्म नहीं रहेगा क्योंकि वो विकिरण द्वारा निकल जाएगा। विकिरण के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मैंने पढ़ाया भी था आपको अभी जस्ट शुरू में क्लास के। बर्फ का एक खंड होता है, बर्फ क्या होता है, ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, और बर्फ का एक खंड होता है, ये जो होता है ना विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। जस्ट क्या करता है, ये विकिरण के साथ गर्मी को अवशोषित करता है। ये चीज आपसे होगा तो बस इसको याद करो, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या रहना कि किसी ठोस पदार्थ का तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, कोई भी सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में बदल जा रहा है तो उसको ऊर्ध्व पतन कहते हैं, अगर कोई तरल में बदल जा रहा है ना उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ठोस पदार्थ अगर डायरेक्टली तरल में बदलता है, लिक्विड में बदलता है ना, तो वो क्या होता है, एक निरंतर तापमान पर शेष गर्मी को अवशोषित करता है वो। ठीक है, मतलब एक मतलब कह लोगे ना कि सेम टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है मतलब गर्मी को, मतलब हीट को क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है सेम टेम्परेचर पे। तो इसलिए क्या होता है, ठोस पदार्थ का तरल में परिवर्तन होता है, लाइक बर्फ ही होता है, तो वो लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उष्मा को अवशोषित कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, तो हीट में बदल, क्या बोलते हैं, लिक्विड में बदल जाता है, इसमें कुछ था ही नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, एक कमरे में एक धातु की मेज पर गर्म चाय रखी हुई है, ठीक है, और चाय का एक कप में गर्मी से हारता है, मतलब समझो, ये कह रहा है कि मान लो एक कमरे पे टेबल पे ना थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट लिखी गई है इसकी, और ये चाय है, ठीक है। अब ये गर्मी अपना कैसे खोएगा, यहाँ पे गर्मी हारता है का मतलब गर्मी कैसे खो देगा अपना, किसके वजह से,
चालन, संवहन, विकिरण या फिर सभी। देखो सबसे पहले इसकी गर्मी खत्म हो जाएगी कैसे, तो ये इसके अंदर गर्म था, क्या गर्म था, क्या गर्म था भाई, इसके अंदर चाय गर्म थी ना, कप तो गर्म था नहीं, बट वो जो हीट है कप को भी गर्म कर देगा, तो चाय की कुछ उष्मा कप में चली गई तो वो थोड़ा कम गर्म हो गया। और देखो उसके बाद क्या हो गया, ये टेबल के आसपास भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो ये चालन विधि द्वारा टेबल भी गर्म हो गया, ठीक है, समझो यहाँ पे टेबल भी गर्म हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, ये कप भी गर्म हो गया, तो यहाँ पे संवहन और यहाँ पे चालन तो काम कर गया। अब विकिरण के द्वारा क्या होगा ना, यहाँ पे गाइस समझो, इस वायुमंडल में भी इसकी गर्मी जो है मतलब आसपास छुओगे तो वहां पे वायुमंडल में भी क्या होती है, गर्मी हो जाती है, ठीक है, तो ये सभी चीजें होती है वो गर्म, उसकी गर्मी को खत्म करता है। कुछ हीट इसका वायुमंडल ले लेता है, कुछ कप ले लेता है, कुछ टेबल ले लेता है, ठीक है, तो ये रीजन होता है कि सभी के सभी की वजह से वो गर्मी खत्म हो जाती है उसकी। 12 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र एक ही सामग्री के घन और परित्र बोल रहे ना परिपत्र प्लेट को, मतलब देखो यहाँ पे उसी द्रव्यमान के तापमान में से कौन सा सही है। देखो कह रहा मान लो एक प्लेट है, सेम मेटल या फिर नॉन मेटल जो मेटल का है, या फिर एक क्यूब है, ठीक है, इनमें जब पूछा जा रहा है ना कि सबसे पहले कौन ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन से हमको पता चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। एक प्लेट है सेम मेटल का और सेम चीज से बना हुआ एक यहाँ पे क्यूब है, इनमें से सबसे पहले ठंडा कौन होगा, ये चीज बताओ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ठंडा कौन होगा, प्लेट होगा, ठीक है, तो जो प्लेट है वो तेजी से ठंडा हो जाएगा, ये रीजन आपको समझ में आ रहा है। ये जो क्यूब है इसके अंदर क्या है, इसके परमाणु जो है काफी खस के भरे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें से हीट निकलने में काफी समय लगेगा, और ये प्लेट दिखता है कैसा होता है, एकदम चपटा सा, उसके अंदर तुरंत दूसरे चीज में हीट चला जाएगा, समझ में, तो जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा, तो वही प्लेट जल्दी ठंडा हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं, ये चीज आपको पता भी होगा पहले से। चलो आगे कह रहा है धातु की सीट गर्म होती है होने पर धातु के सीट में एक छेद का क्या होगा। देखो एक ये धातु है, इसमें एक छेद है, अगर इसको गर्म करोगे तो इस धातु का क्या हो जाएगा, ये फैलेगा ना, ये छेद जो होता है, जैसे हम लोग रेल की पटरी होती है, ठीक है, तो ये जो गैप होता है ये कम हो जाता है, तो आप बोलोगे कि ये भी तो कम होगा, अरे भाई धातु की प्लेट फैलेगी तो ये तो पीछे की तरफ फैल के बड़ा हो जाएगा ना, जैसे कि ये आगे की तरफ फैल जा रहा है, ठीक है, और ये एक दूसरे से सट जाते हैं, दो अलग अलग पटरी है तब ना सट जा रहे हैं, तो ये तो एक ही प्लेट के अंदर छेद है, तो ये छेद का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो यही रीजन है। तो ये गर्मी होगा तो वो चारों तरफ फैलेगा बाहर की साइड में, तो वो बड़ा हो जाएगा होल उसका, तो आकार ये बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, गर्मी हस्तांतरण की निम्नलिखित प्रक्रिया में से किस माध्यम में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखो हीट को देखो फैलने के लिए किसमें माध्यम मीडियम की जरूरत नहीं है, तो मैं बार बार रटते आ रहा हूँ शुरू से, रेडिएशन में हीट को फैलने के लिए कोई जरूरत नहीं है मीडियम में, बिकॉज ये वैक्यूम के भी अंदर क्या हीट आ जाती है रेडिएशन के वजह से। आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गर्मी को अणु से अणु तक सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो गर्मी को जो है ना, हीट गर्मी बोला जा रहा है, तो हीट को एक अणु से मॉलिक्यूल से एक दूसरे मॉलिक्यूल तक क्या कर रहा है, हीट को पहुंचाया जाता है, तो वो कंडक्शन के कारण होता है, ठीक है, प्रवाहक कहते हैं उसको, तो ये कंडक्शन के कारण हो रहा होता है, बस इसको रट लो आप लोग। 70 नंबर कह रहा है, एक ठोस तरल तथा गैस एक भौतिक अवस्था से दूसरे में बदलती है। एक ठोस से पहले तरल लिक्विड बनेगा, ठीक है, लिक्विड से गैस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक एक चरण में बदलाव हो रहा है, वन स्टेप चेंज, मतलब एक स्टेप चेंज हुआ लिक्विड में, फिर एक स्टेप चेंज हुआ क्या गैस में, क्योंकि वो ठोस से सीधे गैस में नहीं बदल रहा है, ठीक है, उसको ध्रुव पतन कहते हैं, लेकिन ये एक एक स्टेप में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग एक चरण में बदलाव वन स्टेप चेंज कहते हैं। वही कह रहा है, किसी सतह पर एक निश्चित तापमान पर अधिक गर्मी फैलती है, तो अधिक गर्मी किस में फैलेगी, काले और पॉलिश में, सफेद और पॉलिश में, या फिर काले और रफ में, तो ऑब्वियसली जो चीज काला और रुखड़ा रहेगा उसमें ज्यादा जल्दी गर्मी फैलती है, ठीक है, चलो उसमें अधिक गर्मी फैलती है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा क्या कर सकती है, अधिक पानी का वाष्प बनाएगी, कम पानी वाष्प बनाएगी, जल वाष्प की समान मात्रा होती है, तापमान यहाँ महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली गर्म हवा के अंदर वाष्प क्या होगा, ये चीज बताओ, जल्दी बनेगा कि कम बनेगा, तो गर्म हवा के अंदर वाष्प ज्यादा बनेगा, जो ठंडी हवा है उसके अंदर वाष्प कम बनेगी, ठीक है, रीजन क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी नमी होता है ठंडी हवा के अंदर, और गर्म हवा के अंदर क्या होता है, नमी होता नहीं है, तो वो नमी बना लेता है, वाष्प ज्यादातर ले लेता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये ठंडी हवा क्या करेगी, कम पानी जो है ना, कम पानी वाष्प बनाएगी वो। चलो ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऊर्ध्वपतन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, कोई भी ठोस है लाइक कपूर है, ये गर्म करोगे तो ये लिक्विड में ना बन के सीधे गैस बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपतन कहते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे 20 क्वेश्चन से बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो फिर यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस मॉक टेस्ट को अगर आपने नहीं लगाया
तो लगा लो, बिकॉज एग्जाम में जाओगे ना तो फिर बहुत पछताओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट की तरह होंगे। जब कोई बच्चा कहेगा ना कि A to Z स्टडी वाला मॉक टेस्ट बड़ा काम आया था, जैसे पिछली बार हुआ था, सारे बच्चे जब कहने लगे ना कि सर आपके मॉक टेस्ट से, जब आपके PDF से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो फिर बच्चे खटखटा के फिर बाई करने लगे एग्जाम वाले दिन भी। उस दिन तो कुछ पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम से पहले इस लाइव टेस्ट सीरीज को बाई करके टेस्ट सीरीज लगाओ, जैसे आप लोग ऑनलाइन लगाते हो वेबसाइट पे, वही चीज़ है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, रॉक करके आओगे इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। सेक्शन 1 के अंदर 55 स्कोर होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।